हर कहानी एक नई दास्तान। वेलकम टू एनिस नॉवेल्स वर्ल्ड। यहाँ से कहानी शुरू होती है। ऐसा लगा जैसे वह सदियों से सो रहा था। सिर में भारीपन और आंखों के सामने धुंधलापन लिए ईशान की आंखें खुलीं। सबसे पहले उसने जो देखा वह थी एक सफ़ेद मलमल की मच्छरदानी और लाल नक्काशीदार लकड़ी से बना हुआ कमरा। मैं जिंदा हूँ, ईशान बड़बड़ाया। प्रयोगशाला में हुए उस भयानक विस्फोट का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में जमा हुआ था। उठकर बैठते ही कढ़ाई वाली बैंगनी रेशमी रजाई उसके ऊपर से फिसल गई। उसने देखा कि उसने सफ़ेद भीतरी वस्त्र और सूती पायजामा पहन रखा था, बिल्कुल वैसा जैसा ऐतिहासिक नाटकों में दिखाई देता है। अजीब है, ये सब क्या है? उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वे गोरे और पतले हाथ, वे उसके हाथ नहीं थे। घबराहट में उसने अपने चेहरे को टटोला। एक सिहरन दौड़ गई, वह अब वह नहीं रहा था जो वह हुआ करता था। महाराज, आप उठ क्यों गए? एक कोमल और विनम्र आवाज़ गूंजी। हरे रंग की लंबी घाघरा चोली पहने एक युवती कमरे में दाखिल हुई, जिसके चेहरे पर आदर और संकोच का भाव था। लीला, ये नाम ईशान के होठों से ऐसे फिसला जैसे वह बरसों से उसे जानता हो। और उसी पल यादों का एक सैलाब किसी ज्वालामुखी की तरह उसके दिमाग में फट पड़ा। उसे अब अपनी नई पहचान समझ आ गई थी। उसका नाम अब भी ईशान ही था, लेकिन इस दुनिया में वह उदयगिरी साम्राज्य का 7वां राजकुमार था। इस दुनिया का इतिहास उसकी दुनिया से काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन महाभारत काल के बाद सब कुछ बदल गया था। अगर तुलना की जाए तो ये 17वीं शताब्दी जैसा था, जहां तकनीक और जीवन शैली गुप्त और मौर्य काल के मिश्रण जैसी थी। बाकी दुनिया का क्या हाल था उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। उसका पुनर्जन्म हो चुका था। ईशान के पास इस सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अच्छी खबर, वह एक राजकुमार था और उसकी अपनी जागीर थी। बुरी खबर, उसकी जागीर सबसे गरीब और पिछड़े इलाके में थी, जो राजधानी राजगढ़ से बहुत दूर थी। और सबसे बुरी खबर, उसकी जागीर उत्तर के विशाल घास के मैदानों से सटी थी, जहां बर्बर कबीले कभी भी हमला कर सकते थे। इतना ही नहीं, वर्तमान सम्राट उदयभान बूढ़े हो रहे थे और युवराज बहुत कमजोर थे। सिंहासन के लिए राजकुमारों के बीच एक खूनी खेल चल रहा था। हालांकि ईशान को दूर जागीर में भेज दिया गया था, लेकिन वह भी इस खेल से बच नहीं सकता था। उसे इस वीरान इलाके में इसलिए भेजा गया था क्योंकि सम्राट उसे पसंद नहीं करते थे। 13 साल की उम्र में उसे निर्वासित कर दिया गया था और पिछले 5 सालों में उसे एक बार भी वापस नहीं बुलाया गया। सब कुछ सोचने के बाद ईशान को अपनी इस दुर्दशा का कारण समझ आ गया। उसकी माँ का कोई बड़ा कुल या रसूखदार परिवार नहीं था। साम्राज्य के 5 बड़े महाजनपदों और 7 कुलीन घरानों का हर जगह दबदबा था। पसंद नहीं करते तो क्या हुआ, कम से कम मुझे सम्राट के सामने दिखावा तो नहीं करना पड़ेगा। अपनी जागीर में मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन यहाँ का जीवन आसान नहीं था। स्थानीय सामंत और रसूखदार परिवार असली शासक थे, और आम जनता राजकुमार से ज्यादा उन जमींदारों से डरती थी। पिछला ईशान कमजोर और नासमझ था, लेकिन नया ईशान जानता था कि ये कुलीन परिवार तब तक वफादार कुत्ते बने रहेंगे जब तक उनका मतलब है, वरना वे आदमखोर शेर बन सकते थे। अपनी स्थिति को समझते ही ईशान ने एक गहरी सांस ली। वह एक तरह के नर्क में था, लेकिन तभी उसे अपने पुनर्जन्म का कारण याद आया और उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठी। प्रयोगशाला में विस्फोट के वक्त प्रयोगात्मक विज्ञान मणि, एक विशेष क्रिस्टल, सीधे उससे टकराई थी। बेहोशी की हालत में भी उसे अपने दिमाग में उस मणि की उपस्थिति महसूस हुई थी। यह विज्ञान मणि एक ऊर्जा का स्रोत थी, जिसमें प्रागैतिहासिक सभ्यता का ज्ञान समाहित था। इसमें मानव इतिहास का सारा ज्ञान, तकनीक और विज्ञान का भंडार था। जैसे ही उसने अपने दिमाग में विज्ञान मणि को महसूस किया, ज्ञान का एक महासागर उमड़ पड़ा। प्राचीन से लेकर आधुनिक तकनीक, साहित्य, हर तरह के ब्लूप्रिंट और सामग्री बनाने के सूत्र। सभ्यता निर्माता, ये तो लॉटरी लग गई। कुछ पल पहले वह अपनी किस्मत को कोस रहा था, लेकिन अब वह रोमांचित था। एक सभ्यता निर्माता वह होता है जो शून्य से एक पूरी सभ्यता खड़ी कर सकता है। उसकी जागीर गरीब थी, लेकिन इस ज्ञान के साथ वह तकनीक विकसित कर सकता था, उत्पादकता बढ़ा सकता था और उन घमंडी सामंतों की शक्ति छीन सकता था। ईशान के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। महाराज, महाराज, उसकी अजीब मुस्कान ने लीला को डरा दिया था। पिछले 2 दिनों से राजकुमार गंभीर रूप से बीमार थे। अगर वे पागल हो गए या मर गए तो महल के हर सेवक को दंड मिलेगा। लीला की आंखों में आंसू भर आए। पिताजी, माँ, मुझे क्षमा करें। उसका गला रुंध गया। उसके रोने की आवाज ने ईशान को विचारों से बाहर खींचा। उसने अपनी निजी दासी को देखा, 18 साल की, नाजुक और सुंदर। यादों के अनुसार लीला और काव्या को उसकी माँ रानी सुजाता ने 10 दिन पहले ही भेजा था। रो क्यों रही हो? मैं अभी मरा नहीं हूँ। लीला ने तुरंत अपनी सिसकियों को दबाया और फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, मुझे लगा आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यहाँ पागलपन को अक्सर बुरी आत्माओं का साया माना जाता था।
ईशान ने अपनी आंखें घुमाईं। बकवास, चिंता करने के बजाय तुम मुझे अपने शरीर का परीक्षण क्यों नहीं करने देती? शरीर का परीक्षण? लीला ने अपनी पलकें झपकाईं, पूरी तरह से भ्रमित। इसका क्या मतलब है? पिछला ईशान डरपोक और चिड़चिड़ा था, लेकिन नया ईशान अलग था। वह हमेशा से ही बेफिक्र और थोड़ा शरारती रहा था। ईशान ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, शरीर के परीक्षण का मतलब है देखना, सूंघना, पूछताछ करना और छूना, और निश्चित रूप से शारीरिक संरचना का निरीक्षण करना। लीला के आंसू हंसी में बदल गए। महाराज ने वैद्य विद्या कब सीखी? मैं जानती हूं कि देखना, सूंघना और छूना क्या है, लेकिन ये शारीरिक संरचना क्या है? इसके लिए गहन चर्चा की जरूरत है। आओ, यहाँ बैठो। ईशान ने बिस्तर के किनारे को थपथपाया। महाराज, लीला ने एक कदम पीछे खींच लिया, उसकी आवाज में डर था। ये दासी तुच्छ है, मैं महाराज के बिस्तर पर कैसे बैठ सकती हूँ? अगर दीवान पंडित विधुर को पता चला तो मुझे दंड मिलेगा। पंडित विधुर, नाम सुनते ही ईशान के माथे पर लकीरें उभर आईं। पंडित विधुर, जिनका पूरा नाम विधुर शास्त्री था, जागीर के मुख्य दीवान थे। उन्हें सम्राट ने विशेष रूप से ईशान पर नजर रखने के लिए भेजा था। वह एक जासूस थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो लकीर के फकीर थे और नियमों के पक्के थे। ईशान को ऐसे लोगों से नफरत थी, लेकिन उसे उनसे निपटना ही था। उसने लीला को देखा, जो डर के मारे अपने कपड़ों को कसकर पकड़े हुए थी। ईशान समझ गया कि वह जानबूझकर पंडित विधुर का नाम लेकर बचना चाहती थी। तुम जा सकती हो, उसने कहा। मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। लीला ने राहत की सांस ली। जब ईशान बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो लीला उसके लिए कपड़े ले आई। महाराज, मुझे वस्त्र पहनाने की अनुमति दें। ईशान ने मना करना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। इस दुनिया में ढलने के लिए उसे थोड़ा नाटक करना ही होगा। बैंगनी रंग का कढ़ाईदार कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा पहनकर वह कांसे के दर्पण के सामने खड़ा हुआ। लंबा कद और तीखे नैन नक्श, यह उसका नया रूप था। जब वह कक्ष से बाहर निकला तो सुबह की धूप ने उसे गर्मी का एहसास कराया। हवा ताज़ा थी और आकाश गहरा नीला। बगीचे का दृश्य मनमोहक था, लेकिन उसे पता था कि असली चुनौती बाहर थी। महाराज, आप अभी अभी बीमारी से उठे हैं, आपको आराम करना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका चेहरा गोल और कान बड़े थे, तेजी से उसकी ओर आया। ये काका गिरधारी थे, महल के मुख्य प्रबंधक और उसकी मां के सबसे वफादार सेवक। सब ठीक है काका? ईशान ने हाथ हिलाया। रथ तैयार करो, मैं कालीगढ़ शहर देखना चाहता हूँ। काका गिरधारी हिचकिचाए, लेकिन आदेश का पालन किया। महल के मुख्य द्वार पर एक पुराना और घिसा पिटा रथ खड़ा था। यह एक राजकुमार के लिए शर्मनाक था, लेकिन ईशान जानता था कि खजाना खाली है। उसकी जागीर में 6 जिले थे, लेकिन वे सभी गरीब थे। कालीगढ़ शहर उसकी जागीर का केंद्र था। जैसे ही रथ शहर की सड़कों पर निकला, ईशान ने पर्दा हटाकर अपनी जागीर को देखा। मकान एक जैसे थे, मिट्टी और ईंटों से बने। जैसे ही उसका रथ एक मोहल्ले से गुजरा, धूप सेंक रहे 3 युवक उसे देखते ही भाग खड़े हुए। राजकुमार आ रहे हैं, भागो भागो। ईशान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से पिछले ईशान ने अपनी छवि बहुत खराब कर रखी थी, लेकिन उसका ध्यान उनके फटे पुराने कपड़ों पर था। आधुनिक नजरिए से ये लोग भिखारियों से कम नहीं लग रहे थे। बाजार पहुंचकर उसने देखा कि वहां बेचने के लिए बहुत कम सामान था। गेहूं, दालें, मिट्टी के बर्तन और कुछ मोटे कपड़े। गरीबी हर जगह छाई हुई थी। पूरा शहर देखने के बाद जब वह महल लौटा तो उसे भूख लगाई थी। महाराज, मैंने विशेष रूप से आपके लिए सिरके वाली सब्जी और सफ़ेद रोटी बनवाई है, काका गिरधारी ने गर्व से कहा। ईशान की आंखों में पानी आ गया। आधुनिक दुनिया में वह जिसे सबसे ज्यादा नापसंद करता था, वह यहाँ एक विलासिता थी, लेकिन उसे खाना पड़ा। अगले 3 दिनों में ईशान ने आसपास के कई कस्बों का दौरा किया। हालात और भी बदतर थे। लोग जंगली जड़ी बूटियां खाकर पेट भर रहे थे। एक राजकुमार होने के बावजूद वह आधुनिक दुनिया के एक सामान्य कर्मचारी से भी बदतर जीवन जी रहा था। आदर्श बड़े हैं, लेकिन हकीकत कड़वी है। उसकी जागीर पिछड़ी हुई थी, जमीन सामंतों के पास थी और उत्तर में कबीलाई लुटेरों का खतरा था। टन टन टन। महल के पत्थर के पुल पर खड़े होकर वह सोच ही रहा था कि अचानक शहर के द्वार से खतरे की घंटी बजने लगी। आक्रमण। उसका दिल बैठ गया। ये घंटी उत्तर के कबीलाई लुटेरों के हमले का संकेत थी। वे हर साल फसल कटने के समय लूटपाट करने आते थे। पिछले 3 साल से वे नहीं आए थे, लेकिन इस बार वे आ धमके थे। ठंडे हथियारों के उस दौर में घुड़सवार लुटेरों का सामना करना मौत को दावत देने जैसा था। और ईशान के पास बमुश्किल 100 सैनिक थे। काका गिरधारी, घोड़े तैयार करो, ईशान ने चिल्लाकर कहा। काका गिरधारी हांफते हुए आए। महाराज, घोड़े तैयार हैं। मैंने जितना सोना हो सकता था जमा कर लिया है। हम दक्षिण द्वार से भाग सकते हैं। ईशान को विश्वास नहीं हुआ। ये बूढ़ा आदमी भागने की तैयारी कर रहा था। मूर्ख। ईशान ने गुस्से में काका गिरधारी को एक लात जमा दी। हम भागेंगे नहीं, हम शहर की दीवार पर जाएंगे।
काका गिरधारी का चेहरा डर से सफ़ेद हो गया। महाराज, कृपया पुनर्विचार करें। तीर और तलवारें दया नहीं जानती। ईशान ने उसे घूरा। अगर हम अपनी जागीर खो देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम डरपोक बनकर जिएंगे? काका गिरधारी हैरान रह गए। उन्होंने आज से पहले राजकुमार के मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थीं। ईशान ने उसे झटक दिया और मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। वहां लीला और एक और युवती काव्या खड़ी थीं। काव्या अभी बाजार से लौटी थी। महाराज, दोनों ने सिर झुकाया। उन्हें लगा कि वे भाग रहे हैं। ईशान ने मन ही मन सोचा, पता नहीं मैं वापस आऊंगा भी या नहीं। उसने अचानक दोनों को छेड़ने के अंदाज में उनकी पीठ थपथपाए और घोड़े पर छलांग लगाकर उत्तर द्वार की ओर सरपट दौड़ पड़ा। काव्या और लीला शर्म और गुस्से से लाल हो गईं, लेकिन तब तक वह जा चुका था। काका गिरधारी भी, न चाहते हुए भी, उसके पीछे हो लिए। कालीगढ़ की उत्तरी दीवार नीचे 30 से अधिक कबीलाई घुड़सवार खड़े थे, जो शहर की ओर इशारा करके हंस रहे थे। दीवार पर 300 सैनिक तैनात थे। सेनापति रणवीर महाराज आ गए हैं। कालीगढ़ के सेनापति रणवीर सिंह एक 7 फुट लंबा और मजबूत योद्धा था। उसने मुड़कर देखा। कबीलाई लुटेरों ने ईशान के राजसी वस्त्र देखे और एक ने उसकी ओर तीर चलाया। तीर दीवार से टकराकर गिर गया। दूरी बहुत ज्यादा थी। ईशान अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसे विज्ञान मणि से प्राचीन धनुषों की सीमा का सटीक ज्ञान था। सेनापति रणवीर का चेहरा अजीब हो गया। आज राजकुमार कुछ बदले हुए लग रहे थे। महाराज, रणवीर ने सिर झुकाया। औपचारिकता छोड़ो, क्या चल रहा है? ईशान ने पूछा। महाराज, केवल 30 घुड़सवार हैं, लेकिन वे जाने का नाम नहीं ले रहे, रणवीर ने बताया। ईशान ने नीचे देखा। वे लुटेरे बेहतरीन कवच पहने हुए थे और उनके घोड़े तगड़े थे। इसके विपरीत उसके अपने सैनिकों के हथियार जंग खाए हुए थे। क्या हमारे पास लोहे के गोखरू कैल्ट्रॉप्स हैं? ईशान ने अचानक पूछा। गोखरू लोहे के छोटे कांटे होते थे जिन्हें जमीन पर बिखेर दिया जाता था ताकि घोड़ों के खुर जख्मी हो जाएं। शस्त्रागार अध्यक्ष चरण, एक दुबला पतला आदमी, आगे आया। महाराज, हैं तो सही, लेकिन केवल 30-40 ही होंगे। हमारे पास लोहा और कोयला नहीं है। 30-40? ईशान ने अपना माथा पकड़ लिया। शहर के सभी लोहारों को बुलाओ। उसने काका गिरधारी की ओर मुड़कर आदेश दिया। महल से सारा तांबा और लोहा निकाल लाओ और शस्त्रागार में पहुंचाओ। क्या? काका का चेहरा दर्द से भर गया। जल्द ही शहर के 12 लोहार वहां पहुंच गए। महाराज, इनमें से कई गोखरू बनाना नहीं जानते, चरण ने संकोच से कहा। कोई बात नहीं, मैं उन्हें खुद सिखाऊंगा, ईशान ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। उसके पास विज्ञान मणि थी। वह अपने ज्ञान को दूसरों के दिमाग में सीधे संचारित कर सकता था, जैसे कोई डेटा केबल कंप्यूटर से जुड़ी हो। लेकिन वह इसे केवल मौखिक निर्देश जैसा दिखाएगा। उसने लोहारों को इकट्ठा किया और उन्हें निर्देश देना शुरू किया। चरण और रणवीर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। कुछ ही देर में लोहारों ने जो गोखरू तैयार किए, वे शस्त्रागार के पुराने गोखरुओं से कहीं अधिक नुकीले और घातक थे। क्या ये वाकई वही राजकुमार हैं? चरण की आंखों में अविश्वास था। ईशान ने एक गोखरू उठाया और उसकी धार को परखा। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। अब खेल शुरू होगा। 1 घंटे के भीतर 12 लोहारों ने बिना रुके काम करते हुए 300 लोहे के गोखरू तैयार कर दिए। तभी सेनापति रणवीर ने ईशान को संदेश भिजवाया कि कबीलाई घुड़सवार अब वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सेनापति रणवीर से कहो कि वे अपने घुड़सवारों के साथ उन पर हमला करें और फिर हार का नाटक करते हुए उन्हें दक्षिण की ओर खींच लाएं। मैं पूर्वी द्वार पर गोखरू बिछाकर उन लुटेरों को घेरने का जाल बिछाऊंगा, ईशान ने आदेश दिया। सैनिक ने जी महाराज कहा और घोड़े पर सवार होकर उत्तर की ओर निकल गया। शस्त्रागार और राजभवन पूर्वी द्वार के काफी करीब थे। ईशान सैनिकों के साथ गोखरू लेकर सीधे पूर्वी द्वार की ओर बढ़ा, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी कप्तान गजेंद्र के पास थी। ईशान की यादों में गजेंद्र एक औसत दर्जे का व्यक्ति था, नाक मोटी, मुंह बड़ा और काम से जी चुराने वाला। वह काबिल तो नहीं था, लेकिन कम से कम आज्ञाकारी था। इसीलिए ईशान को रणवीर की तुलना में उससे काम लेना आसान लगा। महाराज, लुटेरे शहर के बिल्कुल बाहर हैं। ये बहुत खतरनाक है। आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि आप महल वापस जाकर विश्राम करें। गजेंद्र ने अपनी चिरपरिचित चापलूसी भरी मुस्कान के साथ ईशान का स्वागत किया। महाराज, कप्तान गजेंद्र सही कह रहे हैं। गोखरू तैयार हैं, इन्हें गजेंद्र को सौंप देते हैं, वही जाल बिछा देंगे, काका गिरधारी ने भी घबराते हुए कहा। ये सुनते ही गजेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। वह इतना डर गया था कि बस रोने ही वाला था। महाराज, मैं गजेंद्र हकलाने लगा। ईशान ने एक ठंडी सांस ली। उसे समझ आ गया कि रणवीर भले ही थोड़ा अड़ियल था, लेकिन वह मैदान में टिकने वाला योद्धा था। गजेंद्र जैसे लोग केवल आम जनता पर रौब झाड़ने के काम आते थे, असली युद्ध के समय नहीं। हालांकि इसमें केवल गजेंद्र का दोष नहीं था। कबीलाई लुटेरों की दहशत पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। पिछले 100 सालों में उत्तर के इन लुटेरों ने साम्राज्य के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था।
3 साल पहले जब कालीगढ़ का पतन हुआ था तो वह इसलिए नहीं कि दीवारें कमज़ोर थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां का शासक मात्र 1000 घुड़सवारों को देखकर शहर छोड़कर भाग गया था। अगर उस समय रणवीर ने हिम्मत दिखाकर जवाबी हमला न किया होता तो आज कालीगढ़ साम्राज्य का हिस्सा नहीं होता। ईशान को गजेंद्र से किसी महान पराक्रम की उम्मीद नहीं थी। उसने तो उसे केवल रणवीर को चिढ़ाने के लिए कप्तान बनाया था। पूर्वी द्वार पर 100 सैनिक तैनात थे, जिनके पास ढाल और तलवारें थीं। ईशान ने 10 सैनिकों को दीवार के ऊपर छिपने का आदेश दिया। जैसे ही रणवीर के घुड़सवार द्वार से गुजरे, उन्हें ऊपर से गोखरू नीचे सड़क पर बिखेरने थे ताकि लुटेरों का रास्ता बंद हो जाए। बाकी सैनिकों को उसने द्वार के पीछे छिपने को कहा। ईशान को इतने व्यवस्थित ढंग से आदेश देते देख काका गिरधारी ने खुद को एक चींटी काटी। यह कोई सपना तो नहीं है। गजेंद्र भी सन्न रह गया था। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद वह ईशान के पीछे दौड़ पड़ा और फिर से चापलूसी शुरू कर दी। महाराज, आप तो साक्षात रणचंडी के अवतार हैं। आपकी बुद्धि के क्या कहने। उत्तर द्वार से पूर्व द्वार की दूरी अधिक नहीं थी। जैसे ही गजेंद्र चापलूसी कर रहा था, दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंजी। दीवार पर छिपे सैनिकों की नजरें पैनी हो गईं। 3 साल पहले की तबाही का बदला लेने की आग उनके सीने में आज भी सुलग रही थी। शहर के बाहर रणवीर सबसे आगे दौड़ रहा था। वह भागते हुए पीछे तीर चला रहा था और लुटेरों को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। उसके पीछे कालीगढ़ के अंतिम 30 जानबाज घुड़सवार भी वही कर रहे थे। लुटेरे गुस्से में पागल होकर उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही रणवीर पूर्वी द्वार के करीब पहुंचा, उसने ऊपर देखा। वहां कोई नहीं दिख रहा था। उसके मन में संदेह हुआ, क्या उस राजकुमार ने मेरे साथ कोई चाल चली है? क्या वह मुझे मरवाना चाहता है? तभी उसे दीवार पर एक सैनिक खड़ा दिखाई दिया और अचानक ऊपर से लोहे के गोखरू बर्फ की तरह बरसने लगे। गोखरू ठीक उसके पीछे जमीन पर बिखर गए। पीछा कर रहे लुटेरों को इस जाल का अंदाजा नहीं था। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, सबसे आगे वाले लुटेरे का घोड़ा चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। पीछे वाले सवार अभी संभलते, उससे पहले ही बाकी सैनिकों ने टोकरियों भर भर के गोखरू सड़क पर डाल दिए। लुटेरों के घोड़ों पर से नियंत्रण खत्म हो गया। एक के बाद एक घोड़े और सवार जमीन पर गिरने लगे। जो सैनिक नीचे गिरे, उनके पैर गोखरुओं पर पड़ गए। चमड़े के पतले जूते उन नुकीले कांटों का मुकाबला नहीं कर पाए। हवा में चीखें गूंजने लगीं। पकड़ लो इन्हें, ईशान ने दीवार से चिल्लाकर आदेश दिया। पूर्वी द्वार खुल गया और ढाल तलवार लिए सैनिक दहाड़ते हुए उन असहाय लुटेरों पर टूट पड़े। महाराज, आप ऊपर से देखें, मैं खुद इन सब को पकड़कर लाऊंगा। गजेंद्र को जीत का मौका दिखा तो उसने तलवार हवा में लहराए और बहादुरी का दिखावा करते हुए आगे भागा। तभी रणवीर ने अपना घोड़ा घुमाया और गजेंद्र को बेवकूफ़ी में आगे भागते देख उसे एक लात मारकर किनारे कर दिया। उसी पल एक तीर गजेंद्र के कंधे के पास से गुजर गया। मूर्ख, मरना चाहता है क्या? ढाल की दीवार बनाओ, रणवीर दहाड़ा। सैनिकों ने तुरंत अपनी ढालें आपस में जोड़ ली और एक अभेद्य दीवार बनाकर घायल लुटेरों की ओर बढ़ने लगे। रणवीर जानता था कि ये लुटेरे गिरे हुए होने के बावजूद खतरनाक हो सकते हैं। घायल लुटेरे अभी भी ढालों पर तीर चला रहे थे, लेकिन ढालों ने उन्हें रोक लिया। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, इन गोखरुओं को उठाओ और दुश्मनों पर ही फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया। घेरा धीरे धीरे छोटा होता गया और लुटेरे पूरी तरह घिर गए। 10 मिनट के भीतर ही सभी 30 लुटेरे पकड़ लिए गए। शहर के भीतर जब बंदियों को लाया गया तो गजेंद्र, जिसका चेहरा थोड़ा सूज गया था, ईशान के पास आकर रोने लगा। महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सेनापति रणवीर ने सारा श्रेय लेने के लिए मुझे लात मार दी। देखिए मेरी क्या हालत हो गई। रणवीर ने उपेक्षा से कहा, महाराज, अगर मैं इसे किनारे न करता तो यह अब तक मर चुका होता। ईशान सब देख चुका था। उसने सिर हिलाया और कहा, सेनापति सही कह रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तो उन्हें दावत देनी चाहिए। हा, महाराज बहुत बुद्धिमान हैं। रणवीर जोर से हंसा। उसकी आंखों में अब ईशान के लिए सम्मान था। ईशान ने गंभीरता से कहा, सेनापति रणवीर, इनसे पूछताछ करो। पता लगाओ कि ये कालीगढ़ के भीतर कैसे दाखिल हुए। जो आ गया, रणवीर ने दृढ़ता से जवाब दिया। फिर थोड़ा झिझकते हुए पूछा, महाराज, क्या इन लुटेरों के घोड़े, कवच और धनुष मेरे सैनिकों को मिल सकते हैं? ईशान ने रणवीर के पीछे खड़े सैनिकों को देखा, जिनके पास पुराने उपकरण थे। तुम कालीगढ़ के रक्षक हो। अगर ये घोड़े और कवच तुम्हें नहीं मिलेंगे तो किसे मिलेंगे? धन्यवाद महाराज। रणवीर और उसके सैनिक खुशी से झूम उठे। तभी शस्त्रागार के अध्यक्ष चरण आगे आए। महाराज, हमने सामान की गिनती कर ली है, लेकिन 2 घोड़े बहुत घायल हैं, वे बचेंगे नहीं। उनका क्या करें? ईशान की आंखों में चमक आ गई। 3 दिन से उसने मांस का एक टुकड़ा तक नहीं चखा था। गिरधारी, इन 2 घोड़ों को कटवाओ और पकवाओ। आज सैनिकों के लिए दावत होगी। धन्यवाद महाराज। सैनिकों ने एक साथ जयकारा लगाया। ईशान ने धीरे से काका गिरधारी के कान में कहा, एक टांग मेरे लिए बचाकर रखना। काका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया।
उस शाम जब कालीगढ़ में गोश्त पकने की महक फैली तो पूरे शहर में ये खबर भी फैल गई कि राजकुमार ने खुद रणनीति बनाकर लुटेरों को पकड़ा है। जनता हैरान थी, राजकुमार रातों रात इतने कैसे बदल गए। लोगों के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। महाराज, जानकारी मिल गई है। ये लुटेरे पहाड़ों के बीच एक गुप्त गुफा के रास्ते अंदर आए थे, रणवीर ने गोश्त खाते हुए बताया। गुफा? क्या बाकी कबीलों को इसके बारे में पता है? ईशान ने नक्शे पर ध्यान देते हुए पूछा। उनका कहना है कि किसी और को नहीं पता, लेकिन हमें उसे बंद करना होगा, रणवीर ने चेतावनी दी। ईशान ने सिर हिलाया। ये गुप्त रहना चाहिए। रणवीर, तुम खुद जाकर उस गुफा को बंद करवाओ। रणवीर ने गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा चबाते हुए कहा। चिंता न करें महाराज, मैंने उन सभी बंदियों को मार दिया है, कोई भी जिंदा नहीं बचा। ईशान को समझ आया कि यह एक क्रूर युग है। उसने सैनिकों के साथ भोजन साझा किया, जिससे सैनिकों के मन में उसके प्रति वफादारी और बढ़ गई। उन्हें नहीं पता था कि काका गिरधारी ने चुपके से 2 टांगें अलग रख ली थीं। दावत के बाद ईशान ने देखा कि उसके सैनिक कितने खुश थे। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि एक दिन वह सबको भरपेट मांस और शराब मुहैया कराएगा। अगली सुबह ईशान ने कालीगढ़ के हालात सुधारने के लिए दीवान पंडित विधुर से मुलाकात की। पंडित विधुर अभी अभी पास के जिले से लगान का हिसाब लेकर लौटे थे। महाराज, आप यहाँ? विधुर हैरान थे। यह मेरी जागीर है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मुझे 2 काम करने हैं, एक नमक विभाग बनाना है और दूसरा भूमि सुधार, ईशान ने मेज पर बैठते हुए कहा। विधुर चकित रह गए। महाराज, आपने क्या कहा? आज से कालीगढ़ में नमक का सरकारी विभाग बनेगा और पूरे 6 जिलों में ये घोषणा कर दो, जो भी किसान बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएगा वह जमीन उसकी होगी और 3 साल तक उस पर कोई कर नहीं लगेगा। जिनके पास पहले से जमीन है उनका लगान 30% कम किया जाता है। विधुर सन रह गए। उन्होंने कर कम करने पर आपत्ति जताई, लेकिन ईशान ने कहा कि नमक के व्यापार से उस कमी को पूरा किया जाएगा। विधुर ने ईशान के बदलाव को भांप लिया और आदेश लिखने बैठ गए। शहर के दरवाजों पर नई घोषणाएं चिपका दी गईं। लोग चर्चा करने लगे, राजकुमार अब वाकई प्रजा की चिंता कर रहे थे। इसके बाद ईशान शस्त्रागार गया। उसने वहां के अध्यक्ष चरण से कहा, आज से शस्त्रागार सीधे मेरे नियंत्रण में रहेगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ केवल हथियार न बने बल्कि नई मशीनें भी बने। चरण ने कहा, लेकिन महाराज, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। ईशान ने गहरी सांस ली। उसका खजाना खाली था। उसने काका गिरधारी से पूछा, हमारे पास कुल कितना धन बचा है? महाराज, रानी सुजाता ने जो भेजा था उसमें से केवल 1000 चांदी के सिक्के बचे हैं। ईशान ने 500 सिक्के मांगे। काका हिचकिचाए, लेकिन ईशान के जोर देने पर उन्होंने दे दिए। ईशान ने तुरंत अपने पिता सम्राट उदयभान को एक लंबा पत्र लिखा। उसने अपनी जीत का बखान किया और जागीर की गरीबी का हवाला देते हुए मदद मांगी। उसे पता था कि पिता शायद ही मदद करें, लेकिन कोशिश करना जरूरी था। अगले 3 दिनों तक ईशान शस्त्रागार में रहा। उसने 30 कुशल लोहारों और बढ़ियों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें एक नई चीज सिखाई, खराद मशीन, लेद। ईशान जानता था कि औद्योगिक क्रांति की नींव मशीनों से ही पड़ती है। उसने उन्हें धातु काटने और आकार देने के तरीके समझाए। हालांकि कोयले और लोहे की कमी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता चला कि उसके इलाके में ग्रेफाइट और लोहे की खदानें हो सकती हैं। उसे अपनी जागीर को बदलना था, चाहे इसके लिए उसे सामंतों से ही क्यों न टकराना पड़े।